हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के। इस टाइप के प्रॉब्लम हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए आप पिन कमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, और अगर आप कोई एरर आइडेंटिफाई करते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो थियरी की आवश्यकता है वो यहाँ पर आपको इस स्लाइड में मेंशन कर दी गई है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। जब इस n का मान पॉजिटिव हो और इंटीजर हो तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया था। ये जो होते हैं NC0, NC1, NC2, NCR या फिर NCN, इन्हें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये स्टार्ट होता है 0 से 0, 1, 2 और ये जाता है अप टू n तक, जो पावर होती है वहाँ तक। ओके, और उसके बाद ये जो प्रीफिक्स इसे बोलते हैं, तो प्रीफिक्स C के प्रीफिक्स सारे n होते हैं, सारे प्रीफिक्स n होते हैं। फाइन। उसके बाद जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसकी जो पावर होती है, ये जो C है उसके प्रीफिक्स माइनस सफिक्स n-0, इसका डिफरेंस होता है। और जो a की पावर होती है, ये 0 जो है वो C का सफिक्स होता है, ये पावर कहीं पर भी किसी भी टर्म में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो NCR, तो जो फर्स्ट टर्म है आपका x, उसकी पावर क्या होगा, n और r का डिफरेंस। और जो सेकेंड टर्म है आपका a, उसकी पावर क्या होगी, जो जो c का सफिक्स होगा, यानी r, a की पावर r। ठीक है, ओके। चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे। ठीक है, ये आपका पहला पद होता है, ये आपका पहला पद होता है t1, ये आपका दूसरा पद होता है t2, ये आपका t3। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर अगर t3 पद में या फिर किसी भी पद में ये अगर c2 है तो पद कौन सा है, तीसरा। यहाँ पर c1 है तो पद कौन सा है, दूसरा। यहाँ पे 0 है तो पद कौन सा है, 1। तो अगर यहाँ पर r है तो ये टर्म कौन सा होगा, पद कौन सा होगा, r+1। तो जो ये पद होता है, वो r+1th टर्म होता है, तो इसको हम कहते हैं tr+1। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है x+a की पावर n के एक्सपेंशन में r+1वां पद जो टर्म होता है tr+1, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो यही वाला होता है आपका NCR। जो फर्स्ट टर्म होता है x, ये जो हाइलाइटर देखिए x, जो फर्स्ट टर्म की पावर जो होता है वो n, इसका डिफरेंस होता है n और r का डिफरेंस, यानी प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। और जो सेकेंड टर्म होता है a, उसकी पावर ये जो c का सफिक्स होता है। फाइन। तो ध्यान क्या देना है आपको, बस एक चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि अगर ये r+1 है तो उससे कम एक यहाँ होता है, r होता है, ठीक, उससे एक कम। और उसके बाद तो x की पावर जो होता है n और r का डिफरेंस हो जाता, और a की पावर क्या हो जाता है, ये जो सफिक्स होता। फाइन। ये एक चीज है कि आपका जो जनरल टर्म होगा r+1 अगर होगा तो यहाँ पर एक कम r होगा, x की पावर n और r का डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म का। सेकेंड टर्म जो a है उसकी पावर जो c का सफिक्स r है। फाइन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि यहाँ पर अगर r+1 है तो यहाँ पर r होगा, एक कम होगा। फाइन। उसके बाद एक और बात आपको, ये जो थियरी ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है, NCR का जो मान होता है ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, और फिर इस n और r का डिफरेंस उसका फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला।
ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा है। अगर x y अपॉन z की पावर m है, इसका मतलब x की पावर m, y की पावर m अपॉन z की पावर m, ये आपको पता है। ये भी एक अलजेब्रा का बेसिक्स है कि अगर x की पावर m की होल पावर n हो तो ये दोनों पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फाइन। -1 की पावर r ये +1 होगा यदि r जो है आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल r का मान अगर 2, 4, 6, 8 है तो ये +1 होगा। फाइन। अगर r का मान ऑड नंबर है जैसे 1, 3, 5, 7, उस केस में -1 की पावर r -1 होगा। ठीक, ओके। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x + a की पावर 10 में आपको 7th टर्म बताना है। कौन सा? 7th टर्म। फाइन। तो अभी आपने क्या देखा, जो जनरल टर्म होता है, यहाँ पर जो जनरल टर्म है मैं इसे जस्ट कॉपी कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो x + a की पावर n के विस्तार में जो r + nth टर्म, यानी हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 7। तो हमें फाइंड आउट करना है t7। तो t7 इक्वल टू n, और n का मान nc6 होगा। तो देखिए 10, n का मान यहाँ पर कितना है? देखिए n का मान ये 10 है, x + a की पावर 10। तो ये n का मान, ये n का मान यहाँ पर कितना है? ये n है, तो यहाँ पर कितना है? n का मान 10 है। फाइन। तो n का मान आपका क्या है? 10 है। जस्ट अ सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करना है 7th टर्म। t7 इक्वल टू 10c, और मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ से एक क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर r + 1 है तो यहाँ पर r। फाइन, ओके। तो 10c6, जो फर्स्ट टर्म x है, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस, यानी 10 - 6, दिस इज 10 - 6। जो सेकेंड टर्म है वो जो c का सफिक्स है, a की पावर 6। फाइन। तो ये आपका क्या आंसर हो गया? 10, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रेज दिस पार्ट। ओके, दिस इज इक्वल टू 10c6, और 10c6 क्या होता है? फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, यानी 10 - 6, ये फैक्टोरियल, ये x की पावर 10 - 6 4, a की पावर 6। ओके, तो अब ये फैक्टोरियल 10 कितना हो जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6। अब ये 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो चूंकि आप क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, तो ये जो पार्ट होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मैं फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको इतना पूरा नहीं लिखूंगा, इसको 6 फैक्टोरियल मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। अगर ये नंबर 7 है, उसके बाद मैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। फाइन, 6 फैक्टोरियल। और ये यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 10 - 6 कितना हो गया? ये 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, ये 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2 × 1, और ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद x की पावर 4 और a की पावर 6। तो आप क्या देख रहे हैं? ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। फाइन। 4 × 2 8, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 3 से ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा? 7 × 3 21 × 10 210, ये हो गया 210। x की पावर 4
ए की पावर 6। तो ये आपका 7th टर्म है, यही आपका आंसर है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ये आपका, क्या है, a + 2x की होल पावर 16 में आपको कौन सा टर्म बताना है, 14th टर्म बताना है। तो अगर यहाँ से मैं कॉपी करूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, हाँ, ये फॉर्मूला अगर कॉपी करूँ तो अगर मुझे T14 बताना है, T14 बताना है इज इक्वल टू n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान देखिए ये 16 है, पावर 16, यहाँ पर n का मान 16 है, तो ये 16c। अब देखिए यहाँ पे r+1 है, तो यहाँ पर एक कम है, r है, तो यहाँ पर अगर 14 है, यहाँ पर अगर 14 है तो कितना होगा 13, 16c13। और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या है, a है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म a है। देखिए ये फर्स्ट टर्म a, तो a की जो पावर होती है इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का, 16 और 13 का, तो ये हो जाएगा 16 - 13। उसके बाद देखिए जो इस फॉर्मूले में a है, a की जगह पे क्या है 2x³, तो a की जगह क्या रखेंगे 2x³, और इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी ये जो पावर है c का सफिक्स, देखिए c का सफिक्स r है, तो ये पावर r, तो ये हो गया पावर 13। फाइन, तो ये आपका हो गया 16c13 इंटू a की पावर कितना हो गया 13, 2 की पावर 13, अभी आपको बताया था ये 2 की पावर 13 होगा, और x³ की पावर 13 होगा, और फिर x³ की पावर कितना हो जाएगा 13। तो इसको मैं लिख सकता हूं। अब आप देखिए, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको आंसर मैच भी करना है, तो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, 16c13, a की पावर 13, 2 की पावर 13 और x की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 39, x की पावर 39। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको बीच में रीचेक करना चाहिए कि क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 की पावर 3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में a³ 2 की पावर 13, x की पावर 39 ये है, ये ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी हो सकता है, यानी बी और सी में से अभी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए इसको हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें बस इसको इवेलुएट करना है। 16c13 का मान क्या 590 आ रहा है या 560, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पहले देखना पड़ता है कि क्या ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी T14 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये करेक्ट आंसर है, बट आपको ऑप्शन मैच करना है। तो 16c13 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 13, उसके बाद 16 माइनस 13, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। फाइन, उसके बाद जब इसका मान निकालेंगे फैक्टोरियल 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 15 इंटू 14, और मैं 13 से लेके 1 के मल्टीप्लिकेशन को मैं 13 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ। और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 13 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 माइनस 3 का फैक्टोरियल 16 माइनस 13 इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब ये देखिए, और ये जो बाकी ये जो टर्म है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, अब देखिए 13 से आपका ये 13 कैंसिल हो गया। फाइन, 2 6 हो गया ना, 2 से
फाइन। 2 से ये 2 से 14 कैंसिल होके 7 हो जाएगा, 7 फाइन। 3 से 15 कैंसिल होके 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 35 इंटू 16। तो आप देख लेंगे 35 इंटू 16 कितना होगा। ये हो गया आपका 16 इंटू 5 80 और 56, 48 प्लस 8 कितना हो गया 56। तो ये हो गया 56, 560। तो ये आपका आंसर हो गया 560। और उसके बाद ये जो टर्म है एज इट इज इसको कॉपी कर लेंगे। फाइन, just a second, just a second। just a second, let me copy this one, copy। तो अगर आप मैच करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस वन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फाइन, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहां पर x और a के स्थान पर यूजुअली आप x और a होता है ना ये, तो इसको जस्ट आप एक 2 नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। फाइन, इसे जस्ट आप 2 नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। x और a को 2 नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो x की जगह a है और a की जगह 2x क्यूब है। ठीक है, तो कोई भी आए तो x और a की जगह जैसे दिया रहेगा वैसे रिप्लेस कर सकते हैं, पैटर्न मैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास 4x माइनस 5/4x की पावर 10 में आपको छठा पद पूछ रहा है। ये पद है, फाइन, ये पद है छठा पद ज्ञात कीजिए, 6th टर्म। फाइन, तो अब देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है, तो हमें इस तरीके से ये जो दिया है तो इसको आप देखिए यहाँ पर माइनस साइन है। फाइन, यहाँ पर आपका माइनस साइन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4x/5 और ये प्लस और ये जो माइनस साइन है -5/4x b के स्थान पर। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। बस हमारा a के स्थान पर क्या हो गया, इस a के स्थान पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, -5/4x। इस a के स्थान पर -5/4x और x के स्थान पे हम क्या करेंगे 4x/5। ठीक है, इस फॉर्मूले में। ओके, तो देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, छठा पद ज्ञात करना है। छठा पद हमें ज्ञात करना है, जस्ट अ सेकेंड। तो T6 हमें ज्ञात करना है। तो T6 यानी देखिए n का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 दिया है। अगर ये छठा पद है तो r+1 में 1 कम r यानी छठे में 1 कम 5 और उसके बाद जो a है, सॉरी जो फर्स्ट टर्म है x की जगह पे क्या है 4x/5। तो सिमिलरली 4x/5। उसके बाद जो पावर होती है फर्स्ट टर्म की x की पावर क्या होती है n-r, n और r का डिफरेंस। ठीक है, n और r का डिफरेंस होता है। जस्ट ए सेकेंड, जो फर्स्ट टर्म आपका x है, x की पावर क्या होता है n और r का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए 10 और 5 का डिफरेंस, 10 - 5। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है आपका a है, तो a के स्थान पे क्या लिखना है -5/4x। तो मैंने -5/4x और a की पावर क्या होती है, यहाँ पर जो पावर होती है c का जो सफिक्स होता है r, देखिए c का सफिक्स क्या है r है। तो यही पावर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर फाइन जो पावर है r है, ये जो सफिक्स है। फाइन, तो यहाँ पर सफिक्स क्या है c का, यहाँ पर c का क्या सफिक्स है, ये 5 है, तो यही पावर 5। अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सिंपल है। चूंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया हूँ माइनस, इस टर्म को देखिए ये -5 है ना, तो -5 को मैं -1, मैं -5 को क्या लिख सकता हूँ, -5 = -1 × 5। तो अब ये जब -1 की पावर 5 हो जाएगा, चूंकि ये पावर 5 यहाँ पर है, तो जस्ट ए सेकेंड मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ।
अगर इसकी पावर 5 है यानी -1 × 5 की पावर 5 यानी -1 की पावर 5 और 5 की पावर 5। तो ये देखिए -1 की पावर 5 -1 होगा, तो उस माइनस साइन को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो मान होता है 10c5 का फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 10 - 5 का फैक्टोरियल। इसके बाद ये जो टर्म है इसकी 10 - 5 कितना हो गया 5, तो 4 की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन जो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5, ये टर्म हो गया। जो -1 की पावर 5 था वो माइनस यहाँ पे आ गया है, तो 5 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए जस्ट अ सेकेंड, ये सब कुछ आप देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 की पावर 5 4 की पावर 5 5 की पावर 5 5 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, और x की पावर 5 x की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद ये माइनस साइन ये वाला आपका, और उसके बाद फैक्टोरियल 10 × 9, फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 9 8 7 6, और फिर 5 फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। ये जो 5 से 1 तक आएगा 5 4 3 2 1, इसको मैं 5 फैक्टोरियल इसलिए लिख देता हूँ कि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है। और ये जो 10 - 5 का फैक्टोरियल का डिफरेंस है वो ये है, कैंसिल आउट करके आपका नंबर आ जाएगा -252। तो जो 6th टर्म है वो कितना आ रहा है -252। आप इस आंसर में क्या देख रहे हैं, यहां पर x नहीं है, यानी x की पावर 0 है। तो ये जो 6th टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है। फाइन, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में देखिए क्या है, देखिए यहां पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ डिनोमिनेटर में कितना है x की पावर 5 और न्यूमरेटर में x की पावर 5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो जो 6th टर्म है t6 है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आगे करेंगे इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में रादर। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मिडल टर्म की है। तो x + a की पावर n के विस्तार में मध्य पद, अगर ये मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं कि अगर n का मान इवन हो तो जो एक मिडल टर्म होता है, और वो कौन सा होता है n + 2/2, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। अगर n इवन है तो इवन नंबर जोड़ के 2 से भाग करते हैं। किताब में आपको इस तरीके से मिल जाएगा n/2, इसी को n/2 और +1, इस तरीके से। मैं इसको प्रीफर नहीं करता ये वाले को, क्योंकि ये जो है मुझे ज़्यादा यूजफुल लगता है, क्योंकि इन दोनों से भी ये मैच करता है। फाइन, क्योंकि इवन नंबर वाले में हम 2 ऐड कर देते हैं, ऑड वाले में 1 और 3, तो इससे पैटर्न मैचिंग याद करने में आसानी हो जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा बुक में कि n/2 + 1 कैसे दिया है, ये सेम ही चीज़ है। इसी को अगर एक्सपेंड कर देंगे तो ये n/2 + 2/2 कितना हो गया 1, तो यही है। तो मैं दूसरा वाला यूज नहीं करूँगा, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। बट आपको समझ होनी चाहिए कि वो सेम ही बात है, ठीक है। फाइन, अगर n अगर ऑड है तो उस केस में 2 मिडल टर्म आते हैं, n + 1/2 और n + 3/2। फाइन, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आप देखेंगे कि जब n इवन है तो सिर्फ एक मिडल टर्म आता है। ऐसा इसलिए है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है n + 1 वो ऑड हो जाता है, इसलिए एक मिडल टर्म आता है। n अगर ऑड है तो 2 मिडल टर्म इसलिए आते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n + 1 होता है, और n ऑड है तो n + 1 इवन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 मिडल टर्म आते हैं, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर के। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइन, ये सवाल है आपका 4x/5a + 5a/4x की पावर 10 के विस्तार का मध्य पद ज्ञात करें। तो आप ये बताइए n क्या है, n = 10, n = 10, तो ये क्या है इवन। इस केस में एक मिडल टर्म होगा, कितने मिडल टर्म होंगे 1 मिडल टर्म, एक मध्य पद होगा, ठीक है। और वो कौन सा होगा n + 2/2th टर्म।
फाइन। ये इवन के केस में ये होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, n का मान कितना है 10, तो 10 + 2/5 डिवाइड बाई 2, ये टर्म हो गया। तो कौन सा टर्म है, ये हो गया आपका 12/2 यानी 6th टर्म। फाइंड 6th टर्म आपका हो गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका 6th टर्म। अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कौन सा पद, तो 6वां पद। 6th टर्म आपका मिडल टर्म होगा, ठीक है। और उसका मान कितना होगा, उसका मध्य पद हमें प्राप्त करना है, हमें वो टर्म फाइंड आउट करना है। यहां पर एक ही टर्म है, ठीक है। तो टर्म क्या होगा, T6 छठा पद का मान क्या होगा, n का मान 10, C छठा पद है तो एक कम यानी 5। फर्स्ट x की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह ये टर्म है, तो यानी 4x/5a की पावर, उसकी पावर क्या होगी, 10 और 5 का डिफरेंस होगा, ये पावर 10 - 5। a की जगह क्या है, a की जगह ये एक्सप्रेशन है, तो a का मान हम रख देंगे 5a/4x, और इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर जो c का सफिक्स होता है 5, यहाँ पर 5 है तो ये 5, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है, 6th टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10c 5 का मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10 - 5 और इसका फैक्टोरियल। फाइन। और अगर इसको देखेंगे तो 10 - 5 कितना हो गया, ये 5 हो गया, 10 - 5 5, यानी 4 की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 a की पावर 5 इंटू यहाँ पर क्या हो गया, 5 की पावर 5 a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5 इंटू x की पावर 5। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 की पावर 5 कैंसिल आउट, 5 की पावर 5 की पावर 5 से कैंसिल आउट, a की पावर 5 और a की पावर 5 कैंसिल आउट। सिमिलरली x की पावर 5 कैंसिल आउट। तो फिर से ये एक कांस्टेंट टर्म आया, ठीक है, जो x से इंडिपेंडेंट है। और x से इंडिपेंडेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी x की पावर 5 और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 5। तो ये कितना आ जाएगा, आप बताइए। 10 फैक्टोरियल को लिखो 10 9 8 7 6, और 5 से लेके 1 तक के मल्टीप्लिकेशन को मैं 5 फैक्टोरियल से डिनोट कर दे रहा। ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 कट जाएगा। और ये दूसरा वाला एक और है 10 - 5 फैक्टोरियल, ये भी कितना आएगा, ये भी 5 फैक्टोरियल आएगा। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फाइन, 4 और 2 मिलके 8 होंगे, 8 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। 3 से ये कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 5 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 63, 9 और 7 63, 9 63 गुणे 4 तो 252। तो इसका आंसर आ जाएगा 252, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 6th टर्म कितना आ गया, 252, कितना आ गया ये 252, यही आपका आंसर है, यही आपका मिडल टर्म है, ठीक है। 11 पद होंगे, पावर 10 है तो 11 पद होंगे T1 से लेके T11 तक, तो ये T6 आपका मध्य पद होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चूंकि ये सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर 12 है यानी इवन है,
अगर इवन है तो एक मिडल टर्म होगा जिसका मान होगा n+2/2 यानी 12+2/2, तो ये 14/2 यानी 7th टर्म आपका मिडल टर्म होगा, T7 होगा। तो x + a⁴n में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस माइनस को कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे और माइनस को इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो T7 क्या हो जाएगा, T7 आपका n का मान कितना है 12, तो ये 12 हो गया। यहाँ पर 7 है तो एक कम होता है 6, क्योंकि यहाँ पे r+1 होता है तो r+1 से एक कम r होता है, ठीक। उसके बाद तो ये जो फर्स्ट आपका x है, x के स्थान पे क्या है, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है 4x/5 है, ये x की जगह है। उसके बाद जो पावर होती है ये क्या होती है, पावर जो c का ये सफिक्स 12 माइनस c का प्रीफिक्स 12 माइनस प्रीफिक्स 6, 12 - 6, और जो b होता है जो a है, यहाँ पर a है, a के स्थान पर ये पूरा टर्म है तो -5a/4x, और इसकी पावर क्या होगी, जो c का सफिक्स होता है, फाइन। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4x ये जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये 12c6 क्या हो गया, 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल 12 - 6 फैक्टोरियल, और ये 4 की पावर 6, ये 12 - 6 कितना हो गया 6, तो ये 4 की पावर 6 इंटू x की पावर 6, 5 की पावर 6, a की पावर 6, ये -1 की पावर 6 होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो मैंने लिखा नहीं है। -1 की पावर 6 क्या हो गया, +1, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, -1 की पावर 6 = +1, फाइन। तो ये हो गया 5 की पावर 6, x की पावर a की पावर 6, 4 की पावर 6, x की पावर 6, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 4 की, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे देखिए, ये 4 की पावर 6, ये 4 की पावर 6, जस्ट ए सेकेंड, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 से कैंसिल आउट, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 से, a की पावर 6 से a की पावर 6, और देखिए ये x की पावर 6 से x की पावर 6, तो ये जो आ जाएगा। फिर उसके बाद केवल आपके पास कांस्टेंट टर्म रहेंगे। मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी, -1 की पावर 6 = +1, ठीक है। उसके बाद ये जो फैक्टोरियल है 12 - 11 10 9 8 7 और 6 से लेके 1 तक के मल्टीप्लिकेशन को 6 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, और 12 - 6 भी क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 1, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 924 आएगा, ठीक है। ओके, ये कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 924 आएगा। तो मिडल टर्म आपका 1 है, फाइन। अब एक और टर्म मैंने लिया है जिसमें कि आपको मिडल टर्म फाइंड आउट करना, बस इस केस में मैंने n का मान ऑड लिया है। ऑड के केस में कितने मिडल टर्म होते हैं, 2 मिडल टर्म होते हैं, कौन से, n+1/2 और n+3/2। n का मान 9 रख देंगे तो आपको 5th टर्म और 6th टर्म आपके मिडल टर्म होंगे, यानी T5 और T6 आपके मिडल टर्म होंगे, ठीक। उसके बाद अब ये बताइए, चूंकि पावर n है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n+1 होते हैं, एक ज्यादा होते हैं। ये जो पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होते हैं, ठीक है। तो 10 टर्म होंगे इसमें, T1 से लेकर के T10 तक, ठीक। तो T5 और T6 आपका क्या आया है, मिडल टर्म। तो देखिए T5 T6 मिडल टर्म है, ऐसा क्यों, देखिए लेफ्ट साइड में कितने टर्म है इसके, 1 2 3 4, T1 से लेके T4 तक ये 4 टर्म है। राइट साइड में कितने टर्म है, 7 से लेके 10 तक, इधर भी 4 टर्म है। तो दोनों साइड 4 टर्म है और ये मिडल में 2 टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना, T5 और T6, फाइन। तो यहां पर फिर से इसको कैसे हैंडल करना है, माइनस साइन को इसके अंदर भेज देना है, ठीक है, इस ब्रैकेट के। तो उसके बाद आपको T5 और T6 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपका T5 का मान ये आ जाएगा और T6 का ये, यहां पर कैलकुलेशन कर दी गई है, आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x² + 1/x⁵
कि होल पावर 12 के प्रसार में आपको एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है, उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो अब मुझे पता नहीं है कि कौन से टर्म में, मुझे ये कोई आइडिया नहीं है कि कौन से टर्म में एक्स क्यूब आएगा, हमें ये बात पता नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि ये p+1, यहाँ पर r नहीं ले रहा है क्योंकि फॉर्मूले से कंफ्यूजन होगा अगर फॉर्मूला लिखता हूं तो। मैं मान लेता हूं p नहीं, p+1th टर्म में, p+1th टर्म में आपके पास ये आपका है एक्स क्यूब। मैं मान लेता हूं कि इस टर्म में ये एक्स क्यूब होगा, तो मैं p+1 टर्म निकाल लेता हूं। तो अगर मैं p+1 का मान निकालूं तो क्या होगा, NCP, तो n का मान यहां पर कितना है, ये 12 है, तो यानी 12CP, क्योंकि यहां पर p+1 है तो c का सफिक्स क्या होता है, एक कम, 12CP। उसके बाद जो x है, x की जगह यहां पर क्या है, x², यानी फर्स्ट टर्म x², और इसकी पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, 12 और p का डिफरेंस, तो x², इसकी पावर होगा 12 - p। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, 1/x की पावर 5, तो सेकेंड टर्म में लिखूंगा 1/x की पावर 5, और इसकी पावर क्या होगा, ये जो c का सफिक्स है, फाइन, तो सफिक्स क्या है, p, तो इसकी पावर p, फाइन। तो उसके बाद मेरा क्या टारगेट है कि x की पावर को एक जगह कर लिया जाए, ठीक, फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, x की पावर जो है उनको एक जगह कर लिया जाए, तो ये देखिए 12CP, ये क्या हो गया, x की पावर 24 माइनस ये 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 - 2p, 24 - 2p, फाइन। उसके बाद 1 की पावर p, 1 की पावर p 1 हुई होगा, और x की पावर 5p, ठीक है, x की पावर 5p, तो ये कितना हो गया, 12CP, x की पावर 24। अब ये देखिए, ये 2p और ये भी -5p हो गया, ठीक है, तो ये -2p और ये ऊपर जाएगा तो -5p, ये कितना हो गया, -7p, फाइन, ये हो गया -7p, और 1 की पावर p 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये tp+1 है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पावर है, ये जो पावर है क्या हो जाए, x³, ठीक है, ये क्या हो जाए, x³ के बराबर, यानी ये जो पावर है कितने के बराबर है, ये जो पावर है हमारा वो 3 के बराबर हो जाए, तभी तो x³ का कोफिशिएंट ये बनेगा, ठीक है। अगर ये x की पावर जो कुछ है, अगर इसको 3 के बराबर मान लें हम, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो ये जो पावर है वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर को 3 के बराबर इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पूछा है, तो 24 - 7p = 3, ये जो पावर है इसको हम 3 कर देंगे तो x³ हो जाएगा, तो 12CP इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, फाइन, ओके, इज इक्वल टू 3, दिस इक्वल टू 3, तो 3 को अगर इधर सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 - 3 21 बराबर 7p, दोनों साइड 3 से भाग दे देंगे, सॉरी 7 से भाग दे देंगे, तो इधर 3 आ गया p, यानी p का मान कितना आ गया, p बराबर 3। ध्यान दीजिए कि कौन सा टर्म होगा, p नहीं, हमने कौन सा टर्म माना है, p+1th टर्म है x³, हमने p नहीं, हमने p+1th माना है, तो p+1th टर्म क्या होगा, p+1th टर्म ये कौन सा होगा, यानी 3+1, यानी फोर्थ टर्म जो होगा, जो फोर्थ टर्म होगा, जस्ट ए सेकेंड,
जो फोर्थ टर्म होगा वो एक्स क्यूब होगा। फाइन। और वो कैसे हम निकालेंगे? फिर आपका p का मान 3 आ गया, तो आप देखिए यानी p प्लस 1th टर्म यानी फोर्थ टर्म, तो यही तो हमने निकाला यहाँ पर टी पी प्लस 1th टर्म यही तो निकाला है। तो ये इसी इक्वेशन में आप p का मान रख देंगे। इस इक्वेशन का मान मैं मान लेता हूं कि ये इक्वेशन 1 है। तो यहां पे अगर p का मैं मान रखूंगा तो जस्ट ए सेकेंड, p का मान कितना है? 3 आया है। p का मान 3 है। जस्ट इस इक्वेशन को मुझे कॉपी कर लेने दीजिए। जस्ट ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड, कॉपी, जस्ट लेट मी ऐड 1 पेज। तो हमारे पास p का मान 3 आया। तो देखिए t3 + 1 यानी t4 और ये हो गया 12c। p का मान कितना है? 3। तो वैसे भी आप देखिए ये चौथा टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ एक कम आता है। और x की पावर 24 - 7p, p का मान कितना है? 3। फाइन। वैसे भी ये 3 आएगा, ठीक है, ये आपका 3 ही आना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो गया? t4 = 12c3। जस्ट ए सेकेंड, t4 12c3 और ये 24 - 21 3, ये आना ही है। तो कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कितना है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 12c3। यानी जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 12c3। तो अगर इसका मान निकालें तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 12 - 3 यानी 9 फैक्टोरियल होगा ये। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। इसलिए मैं लिख रहा है अभी देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 और 12 - 3 ये जो है ये 9 फैक्टोरियल आएगा, इसीलिए मैं इसको 9 पे ही रोक दिया, × 9 फैक्टोरियल। अदरवाइज ये 9 से लेके 1 तक जाता तो उसको मैं 9 फैक्टोरियल लिख दिया हूँ। तो ये 9 और ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। फाइन। ये 6 हो गया, तो 6 को 12 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 11 दूना 220। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 220। तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 220। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हमें पता नहीं होगा कि किसका कोफिशिएंट है, तो उसको हम मान लेते हैं कि p + 1th टर्म का है। फिर p + 1th टर्म का इक्वेशन निकाल लेते हैं और जो पावर यहाँ पर आती है फाइनल p के टर्म्स में आती है, उसको जो पावर दी होती है उस पावर से हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर x क्यूब था, यहाँ पर x क्यूब था, पावर x की 3 थी, तो ये x की जो पावर है उसको 3 के इक्वल कर दिया। दैट्स इट। उसके बाद जो टर्म आया इसी इक्वेशन में रख के हम निकाल लिए। तो ये आपका 3 + 1 t4, इसका 12c3 आ गया। तो यही कोफिशिएंट था, तो इस कोफिशिएंट का मान कितना आ गया? 12c3 का 220। तो यही आपका आंसर है। ये सिमिलर प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। t7 इसकी पावर 17 है, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मैंने मान लिया p + 1। तो उसके बाद tp + 1 का फॉर्मूला लगा दिया। जो पहला टर्म है 4x/5, उसका पावर क्या होता है? जो c का प्रीफिक्स माइनस सफिक्स 17 - p, और जो दूसरा टर्म है 5/2x, उसकी पावर क्या होती है? जो c का सफिक्स होता है, पावर p, तो ये पावर p, सॉरी सफिक्स p तो पावर p। फाइन। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 17cp, ये 4 की पावर 17 - p। फाइन। 5 की पावर 17 - p, x की पावर 17 - p। तो हमें x थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको। 5 की पावर p, 5 की पावर p और 2 की पावर p, x की पावर p। ठीक है, तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो एक साइड कर लिए। तो x की पावर कितना आ गया देखिए,
x की पावर देखेंगे तो यहाँ पर 17 माइनस पी और x की पावर p, तो ये जब p ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस p तो ये 17 माइनस 2p, और ये सारे आपके कोफिशिएंट हैं, ये आपके कोफिशिएंट हैं, फाइन, कांस्टेंट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पावर है वो किसके बराबर हो जाए, 5 के, तभी तो x की पावर 5 आएगा। x की पावर यहाँ पे कुछ है p के फॉर्म में, p वेरिएबल है, हमें पता नहीं है, p फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन जाती है। यहाँ से आप फिर कि x की पावर 17 माइनस 2p है और यहाँ पर x की पावर क्या है, 5 है, तो जो पावर है वो क्या कर देते हैं, बराबर। तो ये यहाँ पर जो पावर है 17 माइनस 2p को किसके बराबर कर देंगे, 5। यहाँ से p का आप मान निकाल लेंगे, 17 माइनस 2p इक्वल टू 5, तो p का मान कितना यहाँ से आ गया, 6। तो ध्यान दें p का मान आया तो हमारे पास टर्म कौन सा है, p प्लस 1th टर्म है, तो हमारा जो टर्म होगा वो सेवेंथ टर्म होगा, वो x की पावर 5 होगा, क्योंकि हम टर्म p नहीं p प्लस 1 माने हैं, जस्ट जो t r प्लस 1 जनरल टर्म होता है उसी से सिमिलरिटी लाने के लिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। तो जब p प्लस 1, p का मान 6 आ गया, तो अब देखिए यहाँ पर ये पावर कितनी हो जाएगी, 5, तो हम ये जो इक्वेशन है यहाँ पे p का मान रख देंगे तो हमें सेवेंथ टर्म निकल जाएगा। देखिए जैसे p का मान 6 रखेंगे तो सेवेंथ टर्म यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर सेवेंथ टर्म आ गया ना, तो आपको फिर से कैलकुलेट नहीं करना है सेवेंथ टर्म, सेवेंथ p प्लस 1 ही टर्म तो है और आपने ये p प्लस 1 ही तो निकाला है, तो इतनी सारी जो कैलकुलेशन किया है आपने उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि फिर से सेवेंथ टर्म स्टार्टिंग से यहाँ से निकालने लगे, नहीं, आपने इतना कैलकुलेशन ऑलरेडी करके ये निकाला हुआ है, तो इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे हम p का मान 6 रख देंगे, p का मान 6 रख देंगे तो देखिए x की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फाइन। ये जो कोफिशिएंट है आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बस इसमें ये है हमने क्या यूज किया है, देखिए यहाँ के 4 की पावर 11 है और नीचे 2 की पावर 6 है, तो 4 की पावर 11 को मैं 2 की पावर 2, यानी 4 को मैं क्या लिख दिया हूँ, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 11, तो 2 की पावर कितना हो गया, 22। तो देखिए ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 22, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 22, चूंकि यहाँ पे पावर 22 है और नीचे 6 है, तो 22 और जब 6 ऊपर जाएगा तो -6, तो 22 माइनस 6 इक्वल टू 16, तो 2 की पावर 16। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कोफिशिएंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ही सिमिलर प्रॉब्लम है, जो x की पावर r का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था और यहाँ पे क्या करना है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब x की पावर 0 हो, x की पावर 0 होगा तभी तो वो x से इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज x की पावर या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कांस्टेंट या फिर x की पावर 0, तो वो चीज पता करनी है। तो फिर से मुझे नहीं पता है कि कौन सा टर्म होगा, तो मैं मान लेता हूं कि p प्लस 1 टर्म है, मैं मान लिया कि p प्लस 1th टर्म जो है वो कांस्टेंट है, फाइन, वो कांस्टेंट है, मैंने ये मान लिया कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, लेट p प्लस 1th टर्म। तो फिर मैं p प्लस 1th टर्म निकाल लेता हूं, tp प्लस 1 कितना हो जाएगा, ncp, तो n का मान यहां पर कितना है, 12, तो 12cp, x की जगह यहां पर x ही है, तो x की पावर, ये इन दोनों का डिफरेंस 12 और p का डिफरेंस, x की पावर 12 माइनस p, और यहां पर x की जगह, a की जगह क्या है, -1 अपॉन x, तो -1 अपॉन x की पावर, ये जो p है, सफिक्स है, फाइन, -1 अपॉन x की पावर -1 अपॉन x की पावर p, फाइन, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 12cp x की पावर 12 माइनस p, ये हो गया -1 की पावर p और ये x की पावर p, तो ये हो गया -1 की पावर p, मैं पहले लिख लेता, -1 की पावर p, 12cp और x की पावर क्या हो गया 12, और
ये जब p ऊपर जाएगा तो -2p हो जाएगा, x की पावर 12 माइनस 2p। तो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, x से इंडिपेंडेंट। x से इंडिपेंडेंट का मतलब x की पावर क्या होना चाहिए, 0, तभी तो x से इंडिपेंडेंट होगा। तो फिर आपको एक इक्वेशन यहाँ पे आपको बन जाएगी जिससे आप p का मान निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूँ। तो बाय डेफिनेशन या जो बाय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है, जो x की पावर है वो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट तभी हो सकती है जब पावर 0 हो जाए, यानी 12 माइनस 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2p इक्वल टू -12, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे 6, यानी जो आपका 7वां टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी p प्लस 1th टर्म, p प्लस 1th, यानी ये जो 6 प्लस 1th टर्म, यानी आपका 7th टर्म जो है, 7th टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको 7th टर्म कैलकुलेट करने के लिए शुरुआत से कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपने बेसिकली वही टर्म कैलकुलेट किया है। p का मान 6 है तो आपने 6 प्लस 1 7th टर्म ही कैलकुलेट किया है। तो इक्वेशन 1 से आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेंगे, इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये मुझे कॉपी करना है, दिस वन, जस्ट लेट मी कॉपी दिस, just a second, let me paste it here। तो p का मान अभी आपने क्या निकाला है, 6, तो t6 प्लस 1 यानी t7, और ये किसके बराबर है, -1 की पावर, p का मान अभी आपने 6 निकाला है, 12 c6 x की पावर 12, ये तो 0 ही आएगा, -2 p का मान 6 है तो ये 0 ही आना है, और आना भी चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग है कुछ। -1 की पावर 6 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 12c6। फाइन, 12c6, और इसका मान अगर आप निकालेंगे तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपका 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 से लेके 1 तक के मल्टीप्लिकेशन को 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। फाइन, 5 और 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका फाइनल आंसर जो आएगा कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, ये 924 है। तो जो 7th टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है, x की पावर 0 है। फाइन, वो x की पावर 0 है, ये t7 था और ये x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब 1। फाइन, तो t7 का मान 924 आया है। फाइन, ये लास्ट प्रॉब्लम है, चूंकि ये सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ, ये भी x से इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0। फाइन, x की पावर 0, तो मैंने p प्लस 1th टर्म मान लिया, मेरा x के मान के स्थान पर ये है तो मैंने मान लिया, और n का मान कितना है 11, तो 11cp, क्योंकि ये हमने p प्लस 1 माना है तो ये p, x की जगह 2x की पावर 4 है तो 2x की पावर 4, और 11 और p का डिफरेंस माइनस इनटू ये जो b का स्थान है, आप समझ रहे हैं कि मैं b के स्थान पर आपका क्या है, b के स्थान पे b नहीं, a के स्थान पर x प्लस a का जो फॉर्मूला होता है उसमें a के स्थान पर ये है, तो -1/3x की पावर 7, और उसका पावर कितना होता है जो c का सफिक्स, तो ये पावर p, तो उसके बाद 11cp ये हो गया, 2 की पावर 11 माइनस p, और x की पावर 4,
11 माइनस पी माइनस 1 की पावर पी, ये वाला हो गया 3 की पावर पी और x की पावर 7p। तो जब सारे कोफिशिएंट मैंने इधर लिख दिए हैं, देख लीजिएगा, और ये हो गया आपका 44 माइनस 4p अपॉन 7p। तो जब 7p ऊपर चला जाएगा तो माइनस 7p हो जाएगा, तो माइनस 11p। और ये क्या कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट का मतलब ये पावर कितनी होनी चाहिए, 0। तो मैंने देखिए 44 माइनस 11p इक्वल टू 0, तो यहाँ से p का मान आपका 4 आ गया। 4 का मतलब आपका 5th टर्म होगा, क्योंकि हम p प्लस 1th टर्म माने हैं, तो ये 5th टर्म आ गया। और हमारे पास tp प्लस 1 हम स्टार्टिंग स्क्रैच से नहीं कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो इसी इक्वेशन में p का मान रख देंगे इक्वेशन 1 से, ये आपकी इक्वेशन 1 है, p का मान रख देंगे। p का मान हमारे पास कितना आया, 4 आया है, तो ये माइनस 1 की पावर 4, जो भी p का मान है वो इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। ये 0 आना चाहिए, तो ये 0 है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर फाइनल कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, ये कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे, 14080/27। तो जो भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी तक आप देखेंगे तो जितनी भी पावर थी सारी इंटीजर थी और पॉजिटिव इंटीजर थी, पॉजिटिव इंटीजर। फाइन, जितनी प्रॉब्लम हमारी थी वो सारी पॉजिटिव इंटीजर थी। देखिए सारी पॉजिटिव इंटीजर, सारी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, जस्ट ए सेकेंड, हम जो 9 10 फाइन, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम निगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि जब इंडेक्स आपका निगेटिव हो जाए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर निगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, रादर दिस इज फ्रैक्शनल इंडेक्स। ओके, जस्ट ए सेकेंड, फ्रैक्शनल इंडेक्स, और ये फ्रैक्शनल इंडेक्स पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो अगर कोई एरर हुई होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइन, और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, otherwise even if you don't like the video, kindly like it, because it takes hell lot of pain to create such kind of video. So thank you so much for watching this one. See you next time.